हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। में बताया गया सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समराइज कर लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर प्लस रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर स्टडी कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक है नहीं है। तो देखिए, दांतों और हमारे अस्थियों के लिए सबसे मजबूत या फिर बोल सकते हो सबसे पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, वो हैं आपके कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, जो आपके अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायता करते हैं। वहीं इसकी कमी से जो है वो आपके अस्थि एवं दंत संबंधित बीमारियां जो है वो हो सकती है ना। जबकि आयोडीन जो है वो आपका थायराइड ग्रंथि के निर्माण में उपयोग होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका आयोडीन। आयोडीन किस चीज़ के लिए काम करता है, तो वो है आपका थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए कब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को समझते हैं तो इसको समझने के लिए हम लोग इसे डिटेल्स में समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो देखिए हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है, सभी को पता है, जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण जो है वो करते हैं। और इस क्रिया में प्रकाश ही जो है वो ऊर्जा का प्रदान करता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा जो है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें आपका समुद्री शैवाल आते हैं जो कि चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया जो है वो करते हैं, तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हमारे क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की बात करी गई है, इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं पौधों में, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है। किंतु समुद्री शैवाल की बात करते हैं यानी पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उसमें कब होता है, तो वह आपका रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश के समय होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिन में भी होता है अथवा रात में भी होता है ना। दिन में किस किस में होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और रात में किस किस में होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं। बताइए फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं। देखिए फेरोमोन्स को पहले समझिए। तो फेरोमोन्स जो होता है ना वो आपका एक रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, और यह आपका विपरीत लिंगी कीटों को भी आकर्षित करते हैं तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य भी करते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका कीट हो जाएगा ना, कि फेरोमोन्स जो है वो पाए जाते हैं कीटों में ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। बताइए क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग लोहा की बात करते हैं तो लोहा जो है वो आपका हेमेटाइट से प्राप्त होता है, जबकि मोनोजाइट जो है वो आपका रेत से थोरियम प्राप्त होता है। वहीं हम लोग पिंच ब्लेड की बात करते हैं तो पिंच ब्लेड से जो है वो आपका यूरियम प्राप्त होता है ना। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम नाइट्रोजन निर्धारण से बात करते हैं तो वह है आपका नीला हरा शैवाल ना। चलिए अगर हम लोग नीला हरा शैवाल की बात करते हैं, नील हरित शैवाल जो है वो आपका जलीय पौधा का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और यह आपका एक कोशिकीय जीवाणु है। इन जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि से संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में जो है वो लाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ के लिए और कैसे ये उपयोग में लाया जाता है। वही नील हरित शैवाल जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थानांतरित जो है वो करते हैं ना। याद रखिएगा ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। देखिए यहाँ पे एक पिंड का अधिकतम भार पूछा गया है, समझते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान जो है वो आपका सदैव नियत रहता है ना, और इसका भार जो है वो आपका, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मार हो गया ना, इसका भार जो है ना वो आपका दो चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए क्या है, पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, लेकिन क्या चेंज होता है, भार चेंज होता है। किन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, तो पहला है आपका गुरुत्व बल पे निर्भर करता है, और पिंड पर लगने वाले उत्क्षेपण बल के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एवं विरल माध्यम है, अतः इसका लगाया गया उत्क्षेप बल से सबसे कम होगा।
अतः पिंड का भार जो है वो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होता है। किस में होता है? तो पिंड का भार जो है वो सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आपका सबसे हल्का और विरल माध्यम है, याद रखिएगा ना। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो इसका आकार क्या होगा, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके आकार की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली में अपेक्षा ऊपर की ओर दाब जो है वो घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे भी आपके पास पूछा गया है उसका आकार, तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसका आयतन जो है वो बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं मृत निकलने वाले दुर्गंध की, तो ये आपका एमिनो यौगिक के कारण होता है ना। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ट्राइमेथिलिएमीन यह एक तृतीय एमीन है ना। क्या है? तृतीय एमीन है, जो आपका संरचनात्मक रूप से एमिनो यौगिक होता है ना। इसमें आपका एमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन जो है वो परमाणु का एक मेथित समूह से प्रतिस्थापित होता है। इसीलिए आपका मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध जो है इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण जो है वो होता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि जेली बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग जेली बनने की बात करते हैं तो इसमें आप पहले समझते हैं ना हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग पपीता की बात करते हैं तो पपीता में पपाइन नामक तत्व जो है वो पाया जाता है, जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता। तो इससे तो होगा नहीं, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ नहीं होता ना। अगर हम लोग बात करते हैं आम और केथे की, तो आम और केथे में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे एवं पूर्ण परिपक्व होने पर निर्भर करता है ना। जबकि अमरूद में जो है वह आपका पेक्टिन की उपस्थिति के कारण ये शर्तें अनिवार्य नहीं होती है। अतः अमरूद जो है वो आपका एक ऐसा फल होता है जो जेली बनाने के लिए उपयुक्त होता है ना। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जेली अमरूद हो जाएगा, है ना। चलिए वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सिरका के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो सिरका का रासायनिक नाम जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? तो वह है आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सिरका का निर्माण जो है वो फूलों के शर्करायुक्त रस के किण्वन, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, के फलस्वरूप जो है वो होता है। सिरका जो है वो आपका एसिटिक अम्ल का एक तनु विलयन होता है ना। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल जो है वो होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि अधिकतर बियर जो आपका जौ यानी बार्ले के किण्वन से बनते हैं ना। इसीलिए बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब, या बोल सकते हो इसे ऑक्सी के भी नाम से जो है वो बुलाया जाता है ना। तो शराब बोलो या फिर ऑक्सी बोलो, दोनों सेम होता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका बियर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बन निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि ये जिस हार्मोन को प्रेरित करता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को ये प्रेरित करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थों का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बर्तनों को चमकीला बनाने की बात करते हैं तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है वो आपका बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है ना। वहीं वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड जो है वो आपके इस प्रकार से हैं। पहला आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, बेरियम ऑक्साइड और आपका सोडियम ऑक्साइड। इस तरह के ऑक्साइड जो है वो आपके चमकीला बनाने में यूज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बर्तन को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है, बताइए किस चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, इसमें आपका एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग जो है वो आपका कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है ना। वहीं कच्ची चीनी को विरंगहीन करने में भी यह
उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। इन दोनों चीज़ों में याद रखिएगा किस किस में यूज किया जाता है इसका ना। चलिए वही नेक्स्ट आपके पास की ह्यूमस उदाहरण है। बताइए ह्यूमस किस चीज़ का उदाहरण है? तो जी हाँ, ह्यूमस जो है ना वो आपका जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है, यानी क्या हो जाएगा आपका जैविक कोलाइड का ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जिसके कुछ इसमें से कौन सा भाग के द्वारा जो है वो किया जाता है? तो जी हाँ, तो इसमें आप इस टॉपिक को याद रखिए कि गहरे समुद्र के सतह से 400 से लेकर 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु, जिसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, और रक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो जी हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ना। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर की बात करते हैं तो याद रखिए कि ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोलीय शास्त्र थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना जो है वो की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करती है ना। चलिए वही नेक्स्ट आपके पास कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाले तरंगे होती है। बताइए कौन से तरंगे होते हैं? तो जी हाँ, सभी को पता होगा कि ये कौन से होते हैं, औरक्त किरणें होते हैं ना। तो जी हाँ, इसमें अगर आप इस चीज़ को याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो है आपका कि सामान्यतः टेलीविज़न में रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो आपके औरत किरणें होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वहीं इसमें आप याद रखिए कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविज़न को ऑन ऑफ करने में ही नहीं, बल्कि आपका ये चैनल हो गया, आवाज़ की तीव्रता हो गया, चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रण करने में प्रयुक्त किया जाता है ना। ये तो सभी को पता होगा, जेन्युइन क्वेश्चन है ना। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आयोडीकृत लवण में रहता है, बताइए क्या रहता है? तो जी हाँ, आयोडीकृत लवण की बात करते हैं तो याद रखिए पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण यानी टैबलेट साल्ट जिसको बोलते हैं के समान होता है ना। वहीं व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग जो है वो किया जाता है, और इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट हो गया, और आपका सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग जो है वो आपका आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हमेशा रिपीट होते हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। सारा का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।